हम तो कह रहे अगली सीएम भी महिला होनी चाहिए। इस क्या जरूरत है, वो तो धाम है, उसको धाम रहने दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदी शिरोज पॉडकास्ट। मैं हूं सारिका राणा और आज हम हैं देहरादून में। उत्तराखंड आजकल बहुत चर्चाओं में है, हर जगह आप न्यूज़ सुन रहे हैं आपदाओं की। इन आपदाओं के बारे में सब बात कर रहे हैं, तो कई इसमें बहुत चेहरे भी उभर के आ रहे हैं जो अभी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लोगों को दुख समझ रहे हैं, उनके बीच पहुंच रहे हैं। तो ऐसी ही एक हमारी देहरादून की सशक्त महिला है मैडम मेजर संतोष भंडारी। मैडम आर्मी में ऑफिसर रही हैं और अभी आपदाओं में हमने इन्हें देखा, काफी दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं, आपदा सामग्री बांट रही हैं। तो एक बहुत चर्चित चेहरा ये रही हैं अभी आपदाओं के इस दौरान। हमारे जो आपदा प्रबंधन कार्य सरकार के इतर जितने भी चल रहे हों, गैर सरकारी जो भी कार्य चल रहे हों। सेकेंडली मैम इसलिए भी जाना जाती हैं, हमारी यहाँ पर एक क्षेत्रीय पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल। जितने भी हम उत्तराखंड से हैं हम इस पार्टी को जानते हैं और हम में से लगभग सभी का एक भावनात्मक लगाव है उत्तराखंड क्रांति दल से। ये वही पार्टी है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में एक सशक्त भूमिका निभाई थी। तो मैडम आज वो एक चर्चित शख्सियत भी है इस पार्टी की, उत्तराखंड क्रांति दल की महिला प्रकोष्ठ की मैडम अध्यक्ष हैं और जानी जाती हैं अपने बेबाक और बेखौफ जो काम करती हैं, इस क्षेत्र में आवाज़ उठाती हैं किसी भी उत्पीड़न का या किसी भी गैर कानूनी चीज़ों का। मैडम, वी आर ग्लैड टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट। Thank you so much, Sarika. I am honored to be here with you today, and it's my privilege also. Thank you so much. थैंक यू मैम। मैम आपका परिचय मैं सबसे पहले अपने शब्दों में जानना चाहती हूँ कि हु इज मेजर संतोष भंडारी? Okay. So, Major Santosh Bhandari is a retired NCC officer who is bold, who is confident, and who is very much self-respecting lady. So that's my introduction. या आपदाओं के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ कि हमारा एक भौगोलिक प्रदेश है। इसी भौगोलिक विषमताओं के आधार पर हमने एक राज्य मांगा था, राज्य आंदोलन हुआ था। आज बहुत से लोग इस बात को भूल चुके हैं हमारे अपने, या लोग कहते हैं उत्तराखंड राज्य बना, हमने इसको बनाया, हमने संघर्ष किया। मैं खुद की बात करूं तो मेरे फादर भी एक्टिविस्ट रहे हैं, मुजफ्फरनगर कांड में भी वो सर्वाइवर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस चीजों को समझ सकते हैं कि क्या हमारे पहाड़ों में विकास हो रहा है या विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। जैसे आपदाओं को ले लीजिए, जैसे मैं हेमंत ध्यानी जी को एक सुन रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट के बाद जो हाई कमेटी बैठी थी आपदाओं की 2013 में, तो वो कह रहे हैं कि हमने धामों को दाम बना दिया है, रेवेन्यू जनरेशन कर दिया है अपने सारे पहाड़ों में। हमारे न्यू हिमालयाज हैं। सिर्फ मुद्दा सिर्फ सरकारों का नहीं है, हम अपने लोगों का भी है कि क्या हम एक पर्यावरण प्रेमी वाली सोच रख रहे हैं या नहीं। जिस प्रदेश को हमने बनाने का सपना, आप देखिए खनन माफिया बढ़ रहे हैं हमारे पहाड़ों में, तो जो हमारे इको सेंसिटिव जोन होते थे उनके लिए मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है। कहीं भी आप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मतलब एक पहाड़ों को इकोसिस्टम इतना कुछ दे रहा है, आप रेवेन्यू पे मत जाओ, एक हिमालय इकोसिस्टम दे रहा है, तो हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने लोगों को जगाना हो, क्योंकि हमारी पहचान रही है, चाहे वो चिपको आंदोलन रहा हो, चाहे सुंदरलाल बहुगुणा जी रहे हों, हम यहाँ के एक मूलभूत थे जो कि पर्यावरण के लिए काम करते थे। हम सबके अंदर एक एक्टिविस्ट नेचर था। आज आपको जागृत करना पड़े उत्तराखंड के वालों को इन आपदाओं के बाद, तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो शुरू से ही, पिछले आप कई वर्षों के मेरी वीडियोस निकाल कर देख लीजिए, मैं एक पर्वतारोही हूँ और मुझसे ज्यादा पर्वतों को और हिमालय को कौन जान पाएगा। मैंने यहाँ पर 21,000 फीट की चोटियां भी चढ़ी हैं, हिमालय को बहुत करीब से देखा है। और हालत ये है आज की डेट में, पिछले कुछ वर्षों से तो खैर मैंने थोड़े एक्सपीडिशन कम कर दिए हैं, लेकिन हालत ये कि जो हिमालय पे बर्फ पड़ी हुई है वो काली हो चुकी है, टोटली ग्रे हो गई है और हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं। मैंने हिमालय से भी कई बार वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया में डाले हैं कि अभी ये हमारे यंग हिमालयाज जिसको बोलते हैं, जो ये गढ़वाल हिमालयन रेंज है, ये बिल्कुल न्यूली बिल्ट हिमालयन रेंजेस हैं। आप इनके साथ में छेड़खानी कर रहे हैं और पर्यावरण आपने
बोलते हैं विकास, विकास आप मान लो 4 धामों में आप ये नई सड़कें बना रहे हैं, क्या जरूरत थी? पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ इन सरकारों से भी कि क्या हमें इन सड़कों की जरूरत थी? इन सड़कों के लिए आपने हजारों लाखों पेड़ यहाँ काट दिए, और क्या उन लाखों पेड़ों की जगह आपने कहीं और ट्री प्लांटेशन किया या नहीं? नंबर 2, यहाँ की नदियों में जो खनन आप देख रहे हैं वो एक रीजन है, पूरी नदियों के बोलते ने सीना चीर दिया है। चौथा जो आपने, तीसरा जो आपने बताया है 4 धामों को लेकर, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये हमारे धाम हैं, प्राचीन काल से ये हमारे धाम हैं, जिनको लोग ईश्वरीय जो दैविक शक्तियां हैं वो हमारी 4 धामों में बसती हैं। और आज आपने धामों का तो नामो निशान मिटाकर उनको एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है। आपने अभी पिछले महीने ही मुझे देखा होगा बद्रीनाथ में, वहां के पंडित लोगों ने हमें बुलाया था, हमारी पार्टी को बुलाया था कि कृपया करके आप बद्रीनाथ को बचाइए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस दिन वहां पर शिला में बुलडोजर चलाए गए थे, उसके अगले दिन धराली आपदा आ गई थी। तो हम लोग तो देवभूमि के लोग हैं, देवता यहाँ पर स्वयं वास करते हैं, और आप हमारी प्राचीन जो मूर्तियां हैं उनको खंडित करोगे। बद्रीनाथ में आप बुलडोजर चलाकर उसको आपने इतना मॉडिफाई कर दिया है, क्या जरूरत है? वो तो धाम है, उसको धाम रहने दीजिए। पुराने जमाने में तो लोग तब आते थे जब अपनी सारी व्यवस्थाएं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करने के बाद तब वहां लोग यात्रा के लिए आया करते थे। और आज आप देखिए, किसी की शादी हो रही है वो हनीमून मनाने 4 धाम में जा रहा है, किसी को वीकेंड प्रोग्राम में जाना है तो वो 4 धाम में आ रहा है। तो इसकी जो क्या कहते हैं सैनिटी थी वो खत्म कर चुके हैं धामों की, पवित्रता, तो या पवित्रता बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। और वहां पर ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स वहां पहुंच गए हैं। और दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये दिवाली के टाइम में वहां पर जो नॉइज पोल्यूशन होता है, जो इतने बड़े बड़े ढोल नगाड़े वहां लेके आते हैं, और केदारनाथ मंदिर में वो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। हम तो बता रहे हैं एक्सपीडिशन के टाइम में हमारी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ये होता है कि हमें तो मुंह से जोर से भी नहीं बोलना है, क्योंकि हिमालय के पत्थर और मिट्टी दरकती है। और अब तुम इतने बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाकर वहां पर आप पूरे हिमालय को हिला रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं। तो वो पहाड़ पर्वत वो धंस कर नीचे नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? उसके लिए भी मैं एक मुहिम चलाने वाली हूँ। और अभी थोड़े दिन पहले मुझे पता चला है कि यहाँ अब केदारनाथ में रोपवे बन रहा है। अब आप बताइए, जिसको यात्रा करनी वो पैदल यात्रा करे या घोड़ों से जाए। आप रोपवे बना के आप ये बेचारे गरीब घोड़े खच्चर वालों की रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। आप एक गुजराती कंपनी को वहां पर काम देकर आप उनके लिए तो बहुत बड़ा कमाई का साधन हो जाएगा, लेकिन क्या आप गरीब जनता के बारे में सोच रहे हैं यहाँ की सरकारें, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है सारिका। जी मैडम। मैम, आप एक महिला हैं, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे उत्तराखंड को। जैसे मैंने पहले भी कहा, एक सैन्य ऑफिसर की आपका पृष्ठभूमि रहा है, खुद आप एक ऑफिसर रही हैं। तो आप उत्तराखंड की महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी? अगर आपको एक पद मिलता है, आपकी सरकार आती है, आप बहुत अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन रहा है अभी तक। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हम तो 100% क्या, हम 200% श्योर हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों से जनता परेशान है, और 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी। और हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं ज्यादा सशक्त होकर आए, और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, राजनीति में भी होना चाहिए। पढ़ी लिखी महिलाएं राजनीति में आए और यहाँ की एमएलए बने। हम तो कह रहे हैं अगली सीएम भी महिला होनी चाहिए। इस प्रदेश की महिलाओं ने, ये तो हमारा प्राचीन हमारा इतिहास भी रहा है कि महिलाओं ने, चाहे वो चिपको आंदोलन रहा है या कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या जब भी उत्तराखंड की प्रगति के लिए महिलाओं ने यहाँ पर काम किया है। आप देखिए कितनी यहाँ की महिलाएं जिन्होंने इंटरनेशनली अपना नाम कमाया है। तो हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हम उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी हम उनको जरूर आगे बढ़ाएंगे। और मैं तो शुरू से ही, ये तो मेरा एंडेवर रहता है,
मैं तो रिटायरमेंट के बाद कई टाइम तक मैं तो इसी में काम कर रही हूँ, वेमेन एम्पावरमेंट के लिए। छोटे छोटे उनको हम कैसे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, क्योंकि मेरा बचपन हिमाचल प्रदेश में गुजरा है। और आज देखिए हिमाचल और उत्तराखंड एक जैसी स्टेट होने के बावजूद भी उत्तराखंड हमारा कितना पिछड़ा हुआ है। और आप देखो ना, हिमाचल प्रदेश में तो वो करोड़ों रुपए के सेब बेचने के बाद इतने करोड़पति लोग हैं वहाँ कैश क्रॉप्स इतना होता है। पूरी बरसाती सब्जियां आप देखिए, लाखों रुपए लोग अपनी सब्जियों से कमा रहे हैं, टमाटर से कमा रहे हैं। और अब तो हाइब्रिड ये फल फ्रूट आ गए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, और अनेक मैं कहती हूँ हमारे पास इतने सारे चीजें हैं जो मैं अभी बहुत रिवील नहीं करना चाहती, पर हमारे पास बहुत सारे प्लान्स है कि हम यहाँ के युवाओं को, हम यहाँ के बच्चों को, हम यहाँ के यूथ को जरूर रोजगार देंगे ताकि यहाँ से कोई पलायन ना करे। और आज मैं जब आपदा के टाइम में या उससे पहले कैंपेन के दौरान भी गांव-गांव घूमी हूँ, तो मुझे इतना अफसोस हुआ है कि गांव में सिर्फ बूढ़ी महिलाएं रह गई हैं और या इक्का दुक्का मुझे बूढ़े पुरुष दिखे हैं। पूरे गांव में चौकीदारी करने के लिए हमारी बूढ़ी माएँ जो 80 और 90 साल के बीच की उम्र की हैं, उनको देखकर इतना अफसोस होता है कि माएँ अगर बीमार पड़ जाएं तो उनको कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं है। तो बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जिस पे हम काम करेंगे मिलकर, और मुझे तो बहुत ही उम्मीद भी है और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी। जी जी, आपके पार्टी में देखा भी गया है कि महिलाएं एक सशक्त राजनीतिक भूमिका में होती हैं। जहां तक हम राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ तो होती है महिलाओं की, लेकिन कोई एक सशक्त नेतृत्व नहीं होता है। तो ये एक अलग बात है आपकी क्षेत्रीय पार्टी में। मैडम, अगर हम आपसे मैंने महिलाओं का प्रश्न पूछा था, अगर हम महिला स्वास्थ्य की बात करें, जैसे जो मातृत्व सुरक्षा होती है, हमारे नेशनल प्रोजेक्ट्स में भी होते हैं, राष्ट्रीय ग्लोबल एसडीजी गोल में भी आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और अभी हम जो देख रहे हैं पहाड़ों में जो महिला स्वास्थ्य की स्थिति है, आप कह तो रहे हैं कि ये समस्याएं हमें भी पता है, आप एक पार्टी को प्रेजेंट करती हैं, आपको भी पता है, लेकिन इसको सुधारा कैसे जाए? आधारभूत आंसर तो तभी मिलेगा कि आप कैसे इसे सुधारेंगी। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि जो भी स्वास्थ्य के लिए बजट रखा गया है, अगर आप उसको हॉनेस्टली और रिलीजियसली अगर उस बजट को उस प्रोजेक्ट्स पे या हेल्थ सर्विसेज के लिए आप खर्च करें, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। इन्होंने तो हेल्थ को तो बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी दे रखी है यहाँ पर राष्ट्रीय सरकारों ने, क्योंकि आज आप देखिए ना, हम तो देख रहे हैं इवन बड़े शहरों में भी क्या फैसिलिटीज है हमारे पास। एम्स में लोग आते हैं पहाड़ से, वो कह रहे हैं हम यहाँ 2-2, 3-3 दिन बाहर खड़े रहते हैं, हमारा नंबर नहीं आता। लेकिन जो बाहर से दूसरी जगह से आया हुआ व्यक्ति है, वो वहां पे अंदर उनको उपचार मिल रहा है। छोटे छोटे जो डिस्पेंसरीज हैं, उनका रोना यही होता है, क्योंकि हम तो विजिट्स भी करते हैं, तो उनका रोना ये होता है जी हमारे पास ना तो यहाँ पर इक्विपमेंट है, ना हमारे पास दवाइयाँ हैं, कहीं पे कंपाउंडर नहीं है, कहीं पे डॉक्टर नहीं है। तो क्यों नहीं ये उत्तराखंड में यहाँ पर डॉक्टरों की भर्ती करते हैं? क्यों हमारे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है? क्यों हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की कमी है? संसाधन नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप कहीं से शुरुआत भी कर लें तो 25 वर्षों में तो कम से कम 25 जगहों में ये सुविधाएं हम दे सकते थे। लेकिन किसी भी, ना तो मुख्यमंत्री ने इनके बारे में सोचा और ना जो इनके जनप्रतिनिधि बनाकर आए हैं विधायक, ना वो कभी सोचते हैं। और जब जनता उनसे पूछती है तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता है। तो दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। जी मैम, एक ये संगीता मैडम का क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों ने पलायन किया है, हम आज शहर में बस गए हैं, कहीं ना कहीं हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हम शहरीकरण की चकाचौंध से अफेक्टेड हो गए हैं। आपकी महिलाएं हैं जो पहले कृषि करती थी, अब वो कृषि छोड़ चुकी हैं, अब वो उतनी मतलब कर्मठ नहीं रही है कृषि कार्यों के लिए। तो ये जो एक बैलेंस है, ये सही है या गलत है? और अगर इसको सुधारना चाहिए तो कैसे? जैसे भी हम देखते हैं लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही, कई गांव में शादी नहीं हो पा रही है और अन्य प्रदेशों से ला रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा पहाड़ और हम पहाड़ी, और दूसरी तरफ से
मैच नहीं मिल रहा है वुमेन एक जो यस है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है हमारे यहाँ पर। देखिए हम भी तो पलायन करके हिमाचल प्रदेश जी। मेरे पेरेंट्स गए थे, तो क्योंकि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं था, कोई पढ़ाई लिखाई के साधन नहीं थे। उस वक्त जब हम लोग 60s में पैदा हुए तो उस वक्त यहाँ स्कूल्स की कंडीशंस भी वही थी, और आज भी वही कंडीशन है स्कूल्स की। तो इतने मुझे लगता है कि उत्तराखंड के बहुत सारे नंबर्स, तो खैर मेरे पास अभी फिगर नहीं है, तो इतने सारे स्कूल्स यहाँ पर बंद हो गए। तो पलायन का सबसे बड़ा कारण तो शिक्षा, रोजगार, जो मेन होता है हेल्थ, ये तीनों सुविधाएं अगर हमें गांव में मिल जाएं तो क्यों कोई एक व्यक्ति पलायन करेगा। दूसरा, जहां तक रही बात आप हेल्थ के बारे में आप कह रहे हैं, तो हेल्थ का भी यही इशू है कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, जब आप सोचिए ना कि किसी को बीमार हो जाए और उनको रेफरल टू रेफरल सेंटर में भेजा जा रहा है, तो वो सोचता है कि क्या फायदा मुझे यहाँ गांव में रहने का। और आज की बेटियां पढ़ी लिखी हैं, कोई वो जो हमारे जमाने में हुआ करता था कि सब लोग खेती बाड़ी का काम करते थे, आज बच्चे कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं। और रही सही कसर, हमारे मोदी जी ने इनको जो 5 किलो 7 किलो राशन दिया है उससे खत्म कर दी है। तो मोदी जी की जब से ये राशन की भी आई है, हम लोग जब गांव गांव घूमते हैं तो बुढ़िया जी यही बोलते हैं कि बेटा क्या करना, हमारे तो अब राशन होना चाहिए, ना हमारी बुआरी छिन काम करनी और ना हमारी बेटी छिन काम करनी, तो अब से खेती बाड़ी भी खत्म होगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज की जनरेशन खेती बाड़ी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे। खेती बाड़ी हमारी बांझा पड़ी हुई है, और जहाँ थोड़ी बहुत हो भी रही है वहां पर जंगली जानवरों की मार पड़ रही है। हमारे यहाँ पर भालू और न जाने कौन कौन से जानवर आ रहे हैं, जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बहुत कम, मुझे तो लग रहा है 20% में भी खेती नहीं हो रही है, वो भी जानवर वहाँ खेती बाड़ी बर्बाद कर रहे हैं। और न केवल खेती बाड़ी बर्बाद हो रही है, ये अटैक भी कर रहे हैं गांव गांव में। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश के लिए। उत्तराखंड में इतनी आपदाएं आ रही हैं, आप इतनी जगह पहुंच रही हैं, तो क्या क्या आप समस्याएं देख रही हैं वहाँ पे? लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? सारिका, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं उत्तराखंड में इस साल मॉनसून के दौरान। और मैं पिछले 5 अगस्त, जिस दिन से ये धराली आपदा शुरू हुई थी, 7 तारीख को यहाँ से गाड़ी उठाकर और थोड़ा सा आपदा सामग्री उठाकर मैं निकल गई थी धराली के लिए। क्योंकि जो ये क्या कहते हैं, हृदय विदारक तस्वीरें जो हमने देखी, तो किसी भी इंसान का जिसको मानवता से प्यार है और अपने लोगों से प्यार है, उसका दिल दहल जाएगा। और दूसरा, मुझे लगा कि अभी इस वक्त इनको ज़रूरत है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, जैसे कह रहे हैं ना, वॉर फुट पे जो काम चलता है, उसको लेकर, एम को लेकर मैं यहाँ से निकल गई और अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके गई थी। और मैं पहुँच पाई सिर्फ गंगनानी तक। और गंगनानी पहुँचने में भी भटवाड़ी के पास में जो पूरी नेशनल हाईवे नीचे आ चुकी थी, बहुत जद्दोजहद के बाद उस दिन हम गंगनानी तक पहुंचे थे। लेकिन गंगनानी से आगे पुल टूटा हुआ था, तो हमको गंगनानी से ही अगले दिन वापस आना पड़ा था। तो ये तो मेरी शुरुआत थी। तो आज मुझे 40वां दिन है, टुडे इज माय 40th डे। आई एम वर्किंग फॉर आपदा, और मैं पूरे समाज से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से रिक्वेस्ट करके आपदा सामग्री लेकर आ रही हूँ। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि बहुत दिल खोलकर लोग उत्तराखंड की आपदा में ये सामग्री पहुंचा रहे हैं। क्योंकि मेरा जो संदेश देने का मकसद है, मैंने यही लिखा है कि एक पहल मानवता के नाम पे। तो आज मैं जो भी काम कर रही हूँ, आप सभी लोगों के सहयोग से ये मानवता के नाम पे कर रही हूँ। इसमें मेरा पार्टी का कोई रोल नहीं है। मैं बीइंग अ वुमन और एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, और उत्तराखंड की बेटी हूँ, तो उत्तराखंड का दर्द तो मुझसे ज्यादा कौन समझ पाएगा। इसलिए मैम, आप का एक कैरियर रहा है सैन्य का। हमारे उत्तराखंड की हमारे अधिकतर परिवारों की सैन्य पृष्ठभूमि रहती है। जाना जाता है उत्तराखंड एक सैन्य बहुल प्रदेश भी हम किससे कहते हैं। तो आप एक उस समाज को भी नेतृत्व कर रही हैं कि उत्तराखंड की पहचान सैन्य बहुल प्रदेश की, आप सेना से रही हैं।
रिटायरमेंट के बाद आपने राजनीति ज्वाइन की, या हम कहें सोशल सेक्टर आपने ज्वाइन किया, तो क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आप पाती हैं इनमें? देखिए, राजनीति में आने का मेरा कोई भी एम नहीं था। मैं तो बहुत अच्छे से अपनी रिटायर्ड लाइफ जीना चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के अपने क्या कहते हैं जवानी देश को देकर आई हूँ। 35 इयर्स मैंने राष्ट्रीय कैडेट कोर में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जॉब की। वेरियस स्टेट्स में मैं नौकरी करके आई हूँ। और आप सोचिए 35 वर्ष बहुत होते हैं, आपकी आधी जिंदगी निकल जाती है। तो अब तो मेरा आराम करने का वक्त था। लेकिन उत्तराखंड की जो हालत है, 25 वर्ष हो गए हैं हमारे उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन आज भी हमें मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पड़ रहे हैं। तो इस कारण से मैं राजनीति में आई हूँ। सामाजिक सेवा तो मैं पिछले 40 वर्षों से कर रही हूँ। जब मैं नौकरी में भी थी तब तो वो मेरा पार्ट ऑफ ड्यूटी होता था, और रिटायरमेंट में 2021 में आ चुकी हूँ। तो 21 से आने के बाद से मैं कंटिन्यूसली यहाँ के देहरादून के वेरियस सोशल सर्विस ग्रुप्स के साथ में भी जुड़ी हुई हूँ। और एनवायरमेंटल इश्यूज पर तो मैंने सोनम वांगचुक जी के साथ में भी हिमाचल में उनके साथ पद यात्रा की है। तो मेरे को लगता है कि हमारा जो प्रदेश का एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि प्रायोरिटी में लेने वाले हैं। आज प्रदेश में जो आपदा आई है, ये मैं कहती हूँ कि हम लोगों की सेल्फ मेड डिजास्टर्स है, और क्योंकि प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया था तो आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो इस कारण से मुझे राजनीति में आना पड़ा। जी मैम। मैम, आपको क्या लगता है इस समय उत्तराखंड की क्या मेन समस्याएं हैं? जैसे कि आप एक राजनीतिक पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हमारी क्या मूलभूत सामाजिक समस्याएं हैं? देखिए, हमारी समस्याएं सबसे बड़ी तो ये है, बीइंग अ लेडी मैं आपको कहूँगी कि आज हमारा प्रदेश, आप लोगों ने जैसे सोशल मीडिया और सोशल ग्रुप्स में भी आप लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो महिला सुरक्षा है, उसमें हम लोग कहते हैं ना कि महिला बिल्कुल असुरक्षित हो गई है उत्तराखंड में। और इसमें उत्तराखंड का पहला नंबर आ गया जहां पर कि महिलाएं असुरक्षित हैं। और ये सबसे बड़ा चिंतनीय और सोचनीय विषय है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, हमारे लड़के सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस प्रशासन कई जगह मुझे फेलियर लगता है। कुछ पुलिस अच्छा काम भी कर रही है, जैसे अभी पिछले दिनों कालनेमी चलाया था। लेकिन बहुत समस्याएं, मूलभूत समस्याओं में हमारा जल जंगल जमीन का जो मसला है वो अभी तक कोई सशक्त भू कानून नहीं होने के कारण यहाँ पर बाहरी लोगों ने बहुत सारे जमीनों पे कब्जा कर लिया है। महिलाओं की जमीनें यहाँ हड़पी जा रही हैं। और देहरादून में तो स्पेशली जितनी भी सिंगल लेडीज हैं, अक्सर मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैडम हमारी ज़मीन यहाँ किसी भू माफिया ने ले ली है। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय हैं। इसके बाद आप देखिए बेरोजगारी, हमारा यूथ सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है। और आज भी आपने शहर में देखा होगा कि एक बेरोजगार लोगों की रैली हुई है, क्योंकि यहाँ पर नकल माफिया ने जो कल कुछ पर्चे लीक हुए हैं, उसके लिए तो समस्याएं तो हमारी बहुत हैं। मूलभूत में हमारे को हेल्थ इश्यूज वाली बहुत समस्याएं हैं। हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं हैं, और जहां हैं भी वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। आज भी गांव की महिलाओं को कंडी पर उठाकर या सीढ़ियों में उठाकर और पीठ पर उठाकर प्रसव के लिए अगर हॉस्पिटल्स में आना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है। और सरकारें 25 वर्षों से, राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ मुझे नहीं लगता कि इस तरफ कोई ध्यान दिया है। बेसिक नीड्स जो है इंसान की, रोटी कपड़ा और मकान, और उसके अलावा रोजगार, पलायन हमारा बहुत बड़ा इशू है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं सारिका हमारे। इसी मुद्दे पे मैं एक और मुद्दा ऐड करना चाहूंगी, शराब। जी, है ना, हमारे पहाड़ों में हर जगह आप देखिए कि इसका बहुत प्रभाव है, हमारे समाज में इसका पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि आबकारी है, सरकारी है, लेकिन आप महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट की एक तरफ बात कर रहे हैं, और ऐसे माहौल में महिलाएं सहज या सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी? अगर मैं देहरादून में रहती हूँ,
आज मैं जाना चाहती हूँ अपने क्षेत्र में, वहां रहना चाहती हूँ, वहां कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वो एक महिला अनुरूपक सहज या सुरक्षित माहौल नहीं मिले। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि ये जो पहाड़ों में शराब? देखिए, पहाड़ी प्रदेश है, आप लोग जानते हैं कि भौगोलिक रूप से जितने भी पहाड़ी प्रदेश होते हैं, वैसे तो सभी जगह शराब सेवन किया जाता है, लेकिन यहाँ की महिलाएं बहुत परेशान हैं। बच्चे शराबी हो गए हैं, पति तो पहले से ही शराबी थे, तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर अस्पताल आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ मेडिकल शॉप नहीं मिलेगी, लेकिन हर 5-10 किलोमीटर के बाद में एक शराब का ठेका मिलेगा। तो उस शराब के ठेके के कारण जो ये शराब पीने वाले लोग हैं और जितने भी यहाँ पर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ये भी उनमें से एक रीजन है कि शराब पीने के बाद इंसान अपने होशो हवास खो देता है। इतनी वारदातें हो रही हैं, आप शहरों में देख लीजिए, आप गांव में देख लीजिए, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो महिलाएं अपने आप को बहुत असुरक्षित फील करती हैं। और मैं तो इसलिए बहुत खुश हूं कि उत्तराखंडी महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं और आज जहां पर भी शराब के नए ठेके खुल रहे हैं वहां पर ये इसका विरोध कर रही हूं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम महिलाओं में ये अवेयरनेस आई है और अच्छा कर रही हैं, वो ठेके बंद कर रही हैं। तो मैडम, अगर जैसे आप राजनीति में हैं, अगर आपकी पार्टी की सरकार आती है तो क्या आप इसका समर्थन करेंगी? क्या शराब नीति क्या होगी आपकी? देखिए, ये लोग जो कहते हैं कि हमें इससे कर व्यवस्था और जो भी फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं या रेवेन्यू आ रहा है, तो उसके लिए और भी तरीके हैं। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर शराब बंदी है, वहां पर भी तो सरकारें चल रही हैं। तो क्या जरूरी है कि सिर्फ शराब बेचकर ही हम अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे? ऑल्टरनेट हमारे पास माध्यम होने चाहिए। और ये तो हमारा एक बहुत बड़ा वन ऑफ हमारे मैनिफेस्टो में होगा कि हम यहाँ कोशिश करेंगे कि कम से कम गांव में हम शराब की दुकानें तो बिल्कुल 100% बंद करवा के रहेंगे। महिलाओं का विरोध है तो गांव गांव में हम लोग शराब के ठेके बंद करवाएंगे। ये मुझे लगता है कि हमारी पार्टी इसमें जरूर काम करेंगी। तो मैडम, फिर रेवेन्यू जनरेशन पे आप कैसे काम होगा? बहुत हैं, बहुत स्कीम्स हैं। बाकी स्टेट्स में भी तो आप देखिए, हमारे पास कृषि है, उद्योग हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत स्टेट्स में, जैसे मैंने बताया कि मैं तो इतनी स्टेट्स में नौकरी करके आई हूँ, तो खाली शराब ही तो एक रेवेन्यू का साधन नहीं ना हो सकता हमारे पास। ये तो हमारे जो प्लानिंग कमीशन है या प्लानिंग में जो लोग बैठे हैं, ये काम उनका है सोचना, और उनका काम है पूरा इसके बारे में चर्चा करना। और क्यों नहीं हम, और हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं इनकम जनरेशन के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए। ओके मैडम, उत्क्रांत का एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं मैनिफेस्टो है, या एक जो आवाज बार बार उठाते हैं बाहरी लोगों की, तो आपके शब्दों में बाहरी लोग क्या है? बाहरी से क्या मतलब है? देखिए, हमने ये कहा है कि 1950 से जो भी उत्तराखंड में आया है वो उत्तराखंड का मूल निवासी है। लेकिन इस सरकार ने एक कोई कानून निकाला है कि जो भी 1 साल उत्तराखंड में रहेगा वो यहाँ का क्या बोलते हैं, अस्थाई मूल निवासी वो बनेगा। तो आप सोचिए कि अगर 1 साल में एक व्यक्ति यहाँ पर ये मूल निवासी का प्रमाण पत्र लेके आता है, तो हमारे यूथ को नौकरियां कैसे मिलेंगी? सबसे बड़ा मुद्दा इसी बात को लेकर है कि यूथ तो वैसे परेशान है नौकरियों को लेकर। और अगर आप ये बाहर से आए हुए जो किराएदार हैं या जो यहाँ शॉर्ट टर्म नौकरी के लिए आए हैं, उन सबको अगर आप मूल निवासी का दर्जा देंगे, तो नेचुरली उत्तराखंड का जो एक्चुअल मूल निवासी है वो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी नौकरियां बाहर की स्टेट के आए हुए लोग कर रहे हैं। टॉप टू बॉटम आप देख लीजिए कि नौकरियों में ज्यादातर, मुझे तो लगता है कि 90% लोग बाहर के हैं, और उत्तराखंडी मूल निवासी को यहाँ पर कोई सरकारी नौकरी आई थिंक बहुत ही कम परसेंटेज है। तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।
और अदरवाइज ऐसा नहीं, जो 1950 से यहाँ पर है वो चाहे किसी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन का है, वो उत्तराखंड का मूल निवासी है। हाँ, ये आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि कई बार हम धर्म से इसे जोड़ लेते हैं, धर्म विशेष कर देते हैं बाहरी बोलने के। तो आपका मतलब इससे नहीं कि हम धर्म विशेष को बाहरी समझें? नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म हम तो कह रहे हैं कि मेरा जो गांव है रुद्रप्रयाग इलाके में, हमारे तो वहाँ एक विशेष समुदाय कितने वर्षों से, उनकी चौथी या पांचवी पीढ़ी आज रह रही है, तो वो तो यहाँ के मूल निवासी हैं। और जो भी धर्म विशेष हमारे साथ में उत्तराखंड में रह रहे हैं, पुराने जिनके बुजुर्ग यहाँ हैं, वो बिल्कुल उत्तराखंडी है, तो हम तो उनको उत्तराखंडी कंसीडर करते हैं। हमारा तो सिर्फ जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ आते हैं और फिर मूल निवासी बनने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमारा ये विरोध है। जी जी मैडम, अगर हम राजनीति की बात करें, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, कुछ ही समय बचा है, तो कहते हैं कि राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं होती, एक रणनीति बनानी होती है। आपके मुद्दे बहुत अच्छे हैं, आपसे उत्तराखंड के लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी है, हमारे उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन आपका मुकाबला कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों से है। लोग आपकी बात सुन रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन जब उसको कन्वर्ट करना होता है वोट बैंक में, तो वो आप कैसे करेंगे, कैसे अट्रैक्ट करेंगे? सारिका, यस, देखिए, ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस दल ने इस प्रदेश को बनाया था, उत्तराखंड क्रांति दल, हमारे 42 लोगों की शहादतें हुई हैं उस वक्त में, जब आंदोलन चला था 90s में। और उसके बाद ये हमारा बहुत ही अनफॉर्चुनेट, हम इसको कह सकते हैं कि दल में कुछ लोग तो सत्ता में आए थे, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए हमारी पार्टियों से समर्थन मांगा था और हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। और उसके बाद से क्या होता है ना, देखिए, पहाड़ी हमेशा ही इमोशनल इंसान होता है, उसकी इमोशंस जुड़ी थी कि हमने आपको सत्ता में बिठाया, जैसे कि अक्सर इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका वो जो इमोशनल, वो कह सकते हैं कि वो हमें हमेशा यही कहते हैं कि आप लोगों ने हमें धोखा दिया। लेकिन मैं लोगों को, जनता को ये बताना चाहती हूँ कि वो दैट वाज अ नीड ऑफ द आवर, उस वक्त जरूरत थी सरकार को बचाने की। तो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के जितने भी हमारे एमएलएस रहे होंगे, उन्होंने उनको समर्थन दिया। लेकिन हम तो आपको अब ये कह रहे हैं कि ये नया उत्तराखंड क्रांति दल है, जिसमें आज सैनिक आ चुके हैं, जिसमें महिलाएं आ चुकी हैं, और हम जैसे लोग जो समाज में पहले से ही काम कर रहे हैं। आप हम पर विश्वास करें। आज की डेट में आप देख रहे होंगे, आशुतोष नेगी हमारे जो हैं, आशीष नेगी हमारे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे यूथ हैं और जो लोग जन मुद्दों में काम कर रहे हैं। तो आज ये हो रहा है कि पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टियों से लोग इतना परेशान हो चुके हैं, कोई भी मुद्दा होता है सब लोग हमारे पास आ रहे हैं। रोज हमारे पास 40 से 50 कॉल्स आते हैं, जिसमें मुद्दे यही होते हैं कि हमारी जमीन छीन ली, हमारी बेटियों के साथ में ये हो रहा है, हमारे बच्चों को परेशान किया जा रहा है। तो हम तो इन्हीं मुद्दों को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। मैम, जैसे अभी बहुत रुझान भी बढ़ा है युवाओं का, स्पेशली इतने वीडियोस भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अब तो सारा टाइम सोशल मीडिया का ही है, कि कैसे बहुत सारे युवा, बहुत सारी महिलाएं आज उत्क्रांत से जुड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये समर्थन बढ़ता जाएगा, और मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सत्ता में आए और हम वास्तविक परिवर्तन देखें। जी मैम, बहुत अच्छा बात करके आपसे लगा। एक मैं आपसे अब लास्ट में एक कॉन्क्लूडिंग क्वेश्चन पूछती हूँ। आपकी जो, आप एक राजनीति में आ गई हैं, एक आपके अंदर एक माध्यम भी कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म भी है एक समाज के लिए कुछ करने का। उत्क्रांत से हमारा एक सबका, जो भी उत्तराखंडी है, जो भी हम पहाड़ी हैं, एक भावनात्मक लगाव भी है। अगर आप लोग सत्ता में आती हैं तो आप लोग राष्ट्रीय पार्टियों से आपके क्या अलग ठोस मुद्दे हैं कि हमें उत्क्रांत के साथ जाना चाहिए? कोई 5 आपके ठोस मुद्दे जो आपको इन राष्ट्रीय पार्टियों से अलग बनाते हैं और जो हमारा सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमारा तो, क्योंकि हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो जितने हमारे रीजनल मुद्दे हैं, सबसे पहले तो जल, जंगल, जमीन, ये 3 मुद्दे हमारे हैं कि अगर जल, जंगल, जमीन हमारी है तो वो हमारी ही रहेगी। और यहाँ पर ये जो भू माफिया है, इसका हम बिल्कुल सफाया करने वाले हैं, खनन माफिया का सफाया करने वाले हैं, शराब माफिया का हम सफाया करने वाले हैं। और हम यहाँ के जितने भी युवा हैं उनको हम रोजगार देंगे, महिलाओं का स्वास्थ्य के लिए जितना पॉसिबल हो सकेगा हम वो करने की कोशिश करेंगे।
और इस सरकार की जितनी नाकाम योजनाएं रही हैं उनको हम कामयाब बनाएंगे और अपनी योजनाएं हम जरूर सत्ता में बैठने के बाद यहाँ पर लागू करेंगे। और मैं ये चाहूंगी कि हमारा उत्तराखंड जो कि देवभूमि है और आज राक्षस भूमि और नरक भूमि बन चुका है, उस देवभूमि को हम फिर से देवभूमि बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मां धारी देवी और 4 धामों के देवताओं का हमारे सब लोगों पर आशीर्वाद होना चाहिए और हम यहाँ की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको बचाएंगे, हम अपने जंगलों को बचाएंगे, हम अपने हिमालय को बचाएंगे और हम उत्तराखंड के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे। जी, क्या गैरसैंण राजधानी बनेगी? नंबर 1 वो हमारा सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी और हम तो शपथ भी गैरसैंण में लेंगे। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सो मच थैंक्स, आपने इतना समय दिया और मेरी जल्दी आपसे दोबारा भी बात होगी क्योंकि अब ये बातचीत जारी ही रहेगी तो अच्छा है। आपका बहुत अच्छा एक समाज को इंस्पायर करती हैं। एक पहाड़ी जो हम कहते हैं एक सैन्य बहुल प्रदेश, तो मैडम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, मैम उत्तराखंड की सशक्त महिला हैं, रिटायरमेंट के बाद भी अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी ना देकर आज समाज सेवा कर रही हैं। बहुत ही बिजी शेड्यूल मैम का रहता है। मैम थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अवार्ड्स हैं, मैं आपको बता दूं कि आई एम द ओनली लेडी ऑफिसर इन कंट्री इन एनसीसी जिनके पास में 4 कमेंडेशन कार्ड हैं और इसमें से 3 डायरेक्टर जनरल एनसीसी कमेंडेशंस हैं और एक डिफेंस सेक्रेटरी कमेंडेशन है। और ये जितने भी पिक्चर्स हैं ये ड्यूरिंग माय सर्विस एट वेरियस प्लेसेस, सम आर इन ओडीए और कुछ ट्रेनिंग के दौरान की हैं। और ये वाली मेरी राष्ट्रपति भवन की है जब प्रणब जी हमारे महामहिम राष्ट्रपति हुआ करते थे। और यहाँ पर मैं बताया था कि मैं माउंटेनियर हूँ, तो ये मेरी हिमालयाज़ की सारी पिक्चर्स हैं। ये जोगिंद्री एक पीक है, उसको मैंने क्लाइंब किया था जो कि हाईएस्ट पीक थी। और ये मेरी पिक्चर्स हैं जिसमें मैंने मिसेस हिमाचल कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया था एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड एज अ मिसेस इंडिया ग्लोब क्लासिक के लिए। मेरे को लास वेगस जाना था। ये वहाँ की पिक्चर्स हैं मेरे ब्यूटी कॉन्टेस्ट की। और ये वन ऑफ द एक्सपीडिशंस और जनरल सुहाग के एट होम का वो पिक्चर है यहाँ पर। ग्रेट मैम, यू आर अ डायनेमिक लेडी। थैंक यू सो मच।